तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षद कुमार, ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और आज की वीडियो में बात करने वाले फिजिक्स के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वही बस 5 मिनट के अंदर, जिसके नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है कि तुम उन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट कवर करके ही जाओ जिनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि इस टाइम पर अगर तुम्हारे फिजिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, या तो तुमने सही से पढ़ाई नहीं की होगी, या तो पढ़ाई की भी है तो तुम उसको सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम में तुमसे सिली मिस्टेक्स हो जा रही है, तुम फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो आज की वीडियो में हम वही जानने वाले कि ऐसे 5 टॉपिक जो नीट में बिल्कुल से आ सकते हैं, उनको तुम किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओ क्वेश्चन में, और तुम किस तरह से मार्क्स गेन कर पाओ। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। और एंड में एक सरप्राइज भी है जिससे तुम लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प मिलने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पहला, दूसरा है बोहर्स मॉडल, थर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्थ है वाईडीएसई, और पांचवा है रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी किसका? एसी चैप्टर का। तो ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल क्वेश्चन देखे ही जा रहे हैं यार। तब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला जो टॉपिक है ना, वो तुम्हारा बोहर्स मॉडल से लिया गया। बोहर्स मॉडल मतलब क्या? इसमें तुम्हारे जो, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होता है, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर तुमने बोहर्स मॉडल पढ़ा होता है, तो उस बोहर्स मॉडल को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना यार। क्योंकि वही जो मॉडल है, वही उसके सारे फॉर्मूलाज ही फिजिक्स में यूज होते हैं। तो अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो तुम्हारा फिजिक्स का भी काम हो जाएगा। तो इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर केमिस्ट्री का जरूर से पढ़ लेना। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, अगर एल्युमिनियम का न्यूक्लियस का रेडियस अगर इतना है, तो टेरिलियम का न्यूक्लियस का रेडियस कितना होना चाहिए? तो ये मतलब पूछा गया न्यूक्लियस रेडियस। हमें ये फॉर्मूला पता होता है कि रेडियस इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यहाँ पे आर क्या है? रेडियस। ए क्या है? मास नंबर या एटॉमिक नंबर। तो देखो यार, अगर हम दोनों का रेशियो निकाले, टेरिलियम और एल्युमिनियम का, तो क्या आ जाएगा? एटॉमिक रेडियस ऑफ टेरिलियम, एटॉमिक रेडियस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन 1/3। तो इधर क्या है? एटॉमिक मास कितना है? 125। एटॉमिक मास एल्युमिनियम कितना है? 27। दोनों को तुम लिख दोगे, कहाँ से लिखोगे? 125 यहाँ मास दिया और यहाँ पे 27 मास दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम इसका पावर क्या करोगे? 1/3। तो तुमको निकालोगे तो क्या आएगा? 5/3। तो आर टेरिलियम को क्या करेंगे? इधर आर एल्युमिनियम को गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये 3.6 दिया हुआ है, हमें गिवन था, और अब कैलकुलेट करोगे तो 6 फेम्टोमीटर आंसर आ जाएगा इसका आंसर। तो ये सिंपल सा है, तुमको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है यार। अब बात करते हैं सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड कॉन्सेप्ट है, वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन के बारे में। और ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड शुड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। मान के चलो ये एक्स वाई और तेरा जेड एक्सिस है, तो मान के चलो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारा इस प्लेन में प्रोपेगेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो तुम्हारा प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव होगा ना, वो उन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा। तो एक्स, एक होगा एक्स डायरेक्शन में, एक होगा वाई डायरेक्शन में, तो तीसरा हो जाएगा तुम्हारा जेड डायरेक्शन में। ये तुम समझो थोड़ा सा, मतलब ये ट्रिकी चीज है, तो वरना याद भी कर सकते हो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तीनों। तो अब पूछा गया है कि अगर जो वेव का डायरेक्शन है वो प्लस जेड एक्सिस है, प्लस जेड एक्सिस मतलब के कैप, ठीक है, ये तो तुम्हें पता होगा वेक्टर के अनुसार। तो अगर वेव का डायरेक्शन के कैप में है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है? और तुम्हें पता है कि जब भी कोई दो वेक्टर जो होते हैं ना, वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्या होता है? उनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हम निकालते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई कैप में हो और मैग्नेटिक फील्ड अगर जे कैप में हो, तो वेव क्या आएगा? के कैप में, क्योंकि आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू के कैप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए में क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप, तो आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू के कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता रहना है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये आता है ई नॉट, वो आता है ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। तो इसको तुम याद रख सकते हैं, इक्वल टू बी सी। बी सी तो कोई वो नहीं है यार, बी सी मतलब ए बी सी वाला, तो ई इक्वल टू बी सी तुम याद रख सकते हो। और तुम्हें पता है होगा ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाई √2 होता है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ई आर एम एस की वैल्यू दी गई है और तुमसे पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी, ये याद रखना, पीक वैल्यू पूछी है लेकिन दी गई आर एम एस की वैल्यू दी गई है। तो हमें पता है बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी होता है, और ई नॉट का फॉर्मूला क्या आएगा? ई आर एम एस इंटू √2। इस फॉर्मूले से आ जाएगा हमारा, उसका तुम वैल्यू पुट कर दो। ई आर एम एस की वैल्यू सी दी है, √2 की वैल्यू 1.41 होती है, सी की वैल्यू तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और तुम्हारा आंसर ये आ जाने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की, और जो कि लिया गया वाईडीएससी से। वाईडीएससी का फॉर्मूला क्या होता है ना, बी इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ये होता है फ्रिंज लेंथ के लिए। तो अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर तुम्हारा फ्रिंज की नंबर दिए गए और वेवलेंथ दी, इधर भी फ्रिंज के नंबर है और इधर भी तुम्हारे वेवलेंथ पूछी गई है। तो n1 λ1 dd बाई n2 λ2 dd, ये दोनों तो सेम हो जाएगा, कि ये दोनों कंडीशन तो सेम रखी गई है।
तो अब तुम n1 और n2 की वैल्यू n1 λ1 की वैल्यू पुट कर दो और इधर λ2 की वैल्यू पुट कर दो, n2 की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, कैलकुलेशन कर लेना। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि लिखा गया है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन है, जो AC चैप्टर से लिया गया है। इसमें देखो क्या करना पड़ता है, इसमें तुम्हें पूछा गया कि रेजोनेंस का होता है, रेजोनेंस के लिए XL इक्वल टू XC होना चाहिए, मतलब दोनों का जो कैपेसिटर और उसका उस इंडक्टेंस का, तो ओमेगा आर एल इक्वल टू 1/ωRC, तो ओमेगा आर इक्वल टू 1/LC। तुम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही कर लेना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π√LC, तुम्हें याद होना ही चाहिए फॉर्मूला डायरेक्ट, और उसको तुम डायरेक्ट अप्लाई कर देना। एल की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है, देखो एल की वैल्यू भी दी गई है और सी की वैल्यू भी दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, लेकिन इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, फिर तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, बस कैलकुलेशन करना बचा रहेगा। अब बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है डायरेक्ट, और या तो इसके अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा ना यार, वो तुम याद कर ही लेना, जिसका आंसर आता है कैसे आएगा। देखो इसमें पूछा गया है कि दो मास है M1 और M2, दोनों के बीच की लेंथ कितना है, L है, और दोनों को मतलब और उस दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है ना, उस एक्सिस से उसे रोटेट किया गया। तो अब पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास का इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें मास M1 के रिस्पेक्ट में अगर सेंटर ऑफ मास की लेंथ निकालनी है, तो होता है M2L/M1+M2। तो अगर तुम्हें L1 निकालना है तो तुम दूसरे मास का ले लो M2L/M1+M2, और अगर तुम्हें L2 निकालना है तो तुम निकाल लो M1L/M1+M2। समझ रहे हो ना। अगर 1 के रिस्पेक्ट के लिए चाहिए तो मास 2 ले लो, और 2 के रिस्पेक्ट के लिए चाहिए तो मास 1 ले लो। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। वैसे इस फॉर्मूला का यहाँ पर कुछ ज़्यादा यूज है नहीं, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास बस पूछा गया तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम निकालने के लिए, I = M1L1² + M2L2²। फिर ये तुम कैलकुलेट कर देना, दोनों की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट ऑन कर देना, और रिजल्ट आने वाला ये, और तुम रिजल्ट इसको याद ही कर देना है। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हर जगह यूज आता है। तो बस यही थी यार ये 5 टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नीट एग्जाम के लिए। तो और ऐसी टॉपिक चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे तुम्हें एक PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए लव यू, और पढ़ते रहो, बाय बाय।